केंद्र सरकार के द्वारा अब बजट पेश किया गया। उस बजट को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री आतिशी की तरफ से आरोप लगाए गए कि दिल्ली की जनता के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया है और सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए कुछ वादे किए गए थे, वो वादे केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट के अंदर नहीं पूरे किए गए। वहीं बात करें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र सचदेवा की, तो उनकी तरफ से आज प्रेस वार्ता की गई जिसके अंदर ये कहा गया कि जो आतिशी आरोप लगा रही है, यानी कि दिल्ली सरकार की जो मंत्री आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार के अंदर द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, उन्हीं की उपलब्धियां जो हैं वो गिनाते हुए नजर आए। और उनके साथ परवीन खंडेलवाल जो लोकसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली की महिलाओं के लिए भी इस बजट के अंदर काफ़ी बड़े रास्ते जो है वो रखे गए हैं। बजट भी रखा गया है, लगभग 7 करोड़ रुपए का बजट जो है इस बजट के अंदर रखा गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके के दिल्ली प्रदेश की जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी, उनके तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसका खंडन किया गया है और ये तक कहा गया है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए कोई बजट के अंदर रास्ते नहीं अपनाती है, कोई राहत नहीं देती है और जो केंद्र सरकार सुविधाएं लेके आती है और जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसमें रोड़े अटकाने का काम कर रही है। मगर अब देखना होगा जिस तरीके से बजट को लेकर आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या विपक्ष की बात करें कांग्रेस हो, वो सभी कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार इस बजट को आम बजट के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता या फिर पूरे देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण बजट जो है वो बताया गया है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। कल केंद्र वालों जिहड़ा है बजट पेश किया गया। अगर बजट की गल की जाए तो महिलावां वास्ते खुशी की गल निकल के सामने आ रही है। कल जिहड़ा है साफ तौर पर बजट दे विच दस्सिया गया सीगा कि जिहड़ा सोना चांदी है उन्होंने जिहड़ा उसते जिहड़ी है छूट दी जा रही है। अगर कल की गल की जाए, कल 75,000 के आस पास गोल्ड का रेट सीगा। अगर असी अज की गल करिए तो अज 70,000 रुपया 24 कैरेट के गोल्ड का रेट है। इस समय असी चंडीगढ़ के सैक्टर 34 के विच खड़े हैं। तुहानूं मैं तस्वीरां दे विच दिखाना चाहूँगा कि एक निजी सुनियार की दुकान इत्थे है तो डिजिटल जिहड़ा है रेट जिहड़ा है अक्सर इत्थे फ्लैश किया जाता है। मैं कैमरा पर्सन को गुजारिश करांगा कि जूम करके जिहड़ा है दिखाया जाए। अक्सर जब कोई व्यक्ति चंडीगढ़ दे विच जदों दाखिल होंदा है तो सैक्टर 34 हुंदा होया जब अगे जाता है तो ये रेट जिहड़ा है जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जिस जगह पर सुनियार की दुकान है ये टी पॉइंट असीं कह सकते हैं कि बिल्कुल हैगा। कोई भी व्यक्ति अगर बाहरों आंदा तो ये जगह तो क्रॉस होकर ही निकलता है तो जरूर इत्थे जिहड़ा है अक्सर जिहड़ा है रेट के दाम जिहड़े ने गोल्ड के जिहड़े दाम है वो अक्सर इत्थे जिहड़े ने फ्लैश किए जाते हैं। तो इसी करके असीं इत्थे पहुँचे ने। एनबी न्यूज़ चैनल की टीम सैक्टर 34 दे विच पहुंची है तो तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि 22 कैरेट गोल्ड का रेट लिखा है। हालांकि 67900 जिहड़ा है रेट लिखा होया है तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि 70,000 रुपया जिहड़ा है अज 24 कैरेट गोल्ड का रेट जिहड़ा है दस्सिया जा रहा है। तो किसी ना किसी राहत भरी खबर जिहड़ी है जरूर निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह गोल्ड दे विच जिहड़ी है छूट दी गई, होर भी कई चीज़ों के भी छूट दी गई। मोबाइल सैक्टर की अगर गल की जाए 15% की छूट दी गई है। तो कल का जिहड़ा बजट सीगा काफ़ी अहम जिहड़ा है मन्निया जा रहा है। अगर असीं गल करिए विपक्षी पार्टियां की तो लगातार जरूर विपक्ष जिहड़ा है केंद्र सरकार नूं घेरदा होया दिखाई दे रहा है, मगर किते ना किते लोगों वास्ते काफ़ी राहत की गल है। पेट्रोल डीजल के रेट भी जिस तरह घट होए ने, पेट्रोल के दाम घट होए ने 2 रुपये के आस पास, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी जिहड़ी है किते ना किते राहत भी मिली है। मोबाइल असीं गल करिए क्योंकि स्मार्ट लोग लगातार हो रहे हैं, स्मार्ट जिंदगी हो रही है तो ये चलते मोबाइल की जिहड़ी है काफ़ी एक अहम भूमिका जिहड़ी है मन्नी जाती है। हर व्यक्ति के जेब के जिहड़ा है मोबाइल हुंदा है तो 15% की छूट जिहड़ी है उहदे विच भी दी गई। और गोल्ड की गल करिए क्योंकि हर महिला की अगर असीं गल करिए तो उन्होंने सजन सवरन का काफ़ी शौक हुंदा है तो गोल्ड जिहड़ा है अक्सर महिलावां जिहड़ियां ने खरीददियां दिखदियां ने। तो महिलावां वास्ते भी काफ़ी राहत की खबर जिहड़ी है निकल के सामने आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर कल कह दिता गया सीगा कि गोल्ड ते भी जिस तरह चांदी ते भी जिहड़ी है छूट दी जाएगी। तो तस्वीरां जिहड़ियां ने आप बयान कर रही हैं। एक बार फिर मैं कैमरा पर्सन को गुजारिश करूँगा कि दिखाणगे जिहड़ा रेट लिखा होया है बिल्कुल डिजिटल मीटर जिहड़ा है उस ते जिहड़ा है फ्लैश किया जा रहा है रेट कि 22 कैरेट अगर गोल्ड की असीं गल करिए तो 6700 का रेट जिहड़ा है उस बिल्कुल फ्लैश हो रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि 70,000 रुपये 24 कैरेट गोल्ड का रेट जिहड़ा है इस समय
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ 골ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 75,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 75,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ANB ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸੇਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। लव जिहाद और धर्मांतर के मामले को लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों को भारी पड़ गया। आपको बताते हैं कि बांदा में आज लगातार जो है एक धर्मांतर का मामला है, जिसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों का कहना है कि पुलिस द्वारा हमको मारपीट की गई है। वहीं जो SSP हैं उनका कहना यह है कि लव जिहाद ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जो है थाना घेराव और कप्तान SP बंगले को घेराव को लेकर जो है इन लोगों ने हुड़दंग किया, जिसको लेकर जो है इन लोगों को जो है CO द्वारा जाँच के लिए आदेश करवा दिया गया है। मामला टिलवाई थाना क्षेत्र के थाने का है, जहां पर जो है लव जिहाद का मामला है, जिसको लेकर जो है आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने थाने का घेराव किया, जिसको लेकर लगातार जो है विश्व हिंदू परिषद का कहना यह है कि हमको हमारे पुलिस द्वारा हमको मारा पीटा गया है। वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह ANB न्यूज़ बांदा। सर, थाना तिदौरी क्षेत्र से संबंधित एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला? ये शाम लगभग 6 बजे के आसपास बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता थाने पे गए थे। उनका कहना है कि वहाँ पे पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है, धक्का-मुक्की की गई है। इस संबंध में जो है क्षेत्राधिकारी सदर को जांच दी गई है और उनसे कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर इसमें जांच करके रिपोर्ट दें और थाने का भी CCTV फुटेज देख करके जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वह शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे, उसका बेटा बीमार था और वह अपने बेटे का इलाज कर रहा था और कई दिनों से वह अपने घर पे रह रहे थे। लेकिन प्रेमिका को यह बात नागवारा गुजरी और वह कहती थी कि मेरे साथ यहाँ पर रह। फिर प्रेमिका जब हॉस्पिटल उसके बेटा जहाँ पे एडमिट था वहाँ पर मिलने गई तो प्रेमिका का उसने कहा कि यहाँ बात मत कर, लेकिन फिर उसने जब धमकी दी कि मैं तेरा जुलूस निकाल दूंगी और उसको बैठालकर आरोपी थाना मसूरी झील के पास ले गया, जहां पर एक नहर बड़ी थी और दोनों की वहां जमकर लड़ाई हुई। उसी के दुपट्टे से आरोपी ने गला घोंटकर प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को वहीं नहर के अंदर फेंक दिया और अपने घर पर रहने लगा। लेकिन प्रेमिका की बहन ने जब थाना विजयनगर क्षेत्र में इसकी तहरीर दी, पुलिस एक्शन मोड में आई और CDR के माध्यम से और भी प्रूफ थे उसके माध्यम से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज गाजियाबाद के DCP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि यह आरोपी ने खुद बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की कई दिनों से इसको परेशान कर रही थी, उसके पास कोई जरिया नहीं था। अंत में उसने लड़की के दुपट्टे से गला घोंटकर अपनी प्रेमिका को मार दिया और शव को वहीं नहर में फेंक दिया। पुलिस अब आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। उसके प्रेमी और बाद में पति बने युवक है, दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने गला घोंटकर मार दिया है और पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से खुलासा हुआ है? एक मामला का आज खुलासा थाना विजयनगर पुलिस ने किया है। एक महिला थी जो पहले उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, फिर उसमें शंका व्यक्त की गई कि ये इसको मार दिया गया है। तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और उसमें जो संदेही अभियुक्त था, जब उसको कब्जे में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा उसने उसकी हत्या करने की कहानी बताया है और उसके निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसकी अभी तलाश की जा रही है। डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। जो अभियुक्त है उसका कहना है कि उससे 5 साल पहले से प्रेम संबंध थे, फिर उससे शादी कर लिया था और वो ऑलरेडी शादीशुदा है और जो महिला थी वो भी शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं उसके
वो बार बार दबाव बनाती थी कि तुम अपने पहली वाली पत्नी को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। इसी से तंग आकर उसने उसकी हत्या किया था और हत्या करके डेड बॉडी को नहर में फेंका है। डेड बॉडी को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। सर, इस तरीके से हत्या की गई, किस तरीके से इस महिला के शव को नहर में बहा गया है, कहाँ लोकेशन है? हत्या का जो ये बता रहा है वो एक सेंट्रो गाड़ी से आया है और उसको टेलीफोन से जब उसकी बात हुई तो फिर वो महिला इसके पास आती है, गाड़ी में उसको बैठा लेता है। गाड़ी में भी इनका आपस में झगड़ा होता है, फिर नहर पटरी पर ले जाता है रात में सुनसान, और वहाँ पे उसकी चुन्नी से उसका गला घोट देता है और कहता है उसकी चुन्नी अभी भी गले में ही उसके होगी, और उसको फिर नहर पटरी से ही नहर में फेंक देता है। और इसके बाद आके थाने पे गुमशुदगी भी लिखाता है अपने को बचाने के लिए, ताकि उस पर शक न हो कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई। सर, 4 साल से दोनों साथ रह रहे थे, प्रेम संबंध से शादी भी कर चुका था आरोपी। उसके बाद क्या कुछ ऐसी वजह रही कि हत्या उसके द्वारा की? उसकी वजह जो ये बता रहा है कि वो बार बार तंग करती थी कि अपने जो उसकी पहले से शादीशुदा बीबी और बच्चे हैं उनको छोड़ के वो इसके पास ही रहे, उनसे कोई मतलब न रखे, जबकि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने उसको रास्ते से हटाया। सर, दोनों अलग अलग समुदाय के थे, ऐसे में निकाह की बात या शादी की बात सामने आ रही, तो क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी? इसमें इनका ये कहना है कि जब इससे संपर्क में आई तो बाद में इसने उससे शादी भी कर ली थी। इसमें जो धर्म परिवर्तन या जो सारी चीजें हैं उसके उस एंगल से भी हम देख रहे हैं, उसमें भी हम इसमें उन धाराओं को भी जोड़कर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, बॉडी नहीं मिली है, आरोपी के स्टेटमेंट में पुलिस मृतक मान के चल रही है। आरोपी का जो कहना है कि उसने उसको मार के बॉडी को पानी में छिपा दिया, पानी में डाल दिया, तो उसको अभी हम सही मानते हुए बॉडी की तलाश कर रहे हैं और उसमें आगे बॉडी के मिलने के बाद अन्य और विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सेंट्रो कार भी बरामद हो गई है। सेंट्रो कार, ये जो इसमें अभियुक्त है वो कार मैकेनिक है। किसी कस्टमर की गाड़ी आई थी, उस सेंट्रो कार का उसमें सेल्फ खराब था और उसी गाड़ी को लेके यहाँ पे आए थे। आरोपी से कोई बच्चे नहीं थे। इसको आरोप गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग में परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। पीलीभीत के डीएम कार्यालय पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश योजना क्रमिक संघ की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। लगातार उनकी मांगे हैं सरकार से। जो महिला मेट हैं उन लोगों का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जो सहायता समूह की सदस्य महिलाएं हैं, विभिन्न योजनाओं में कार्य कर रही हैं, उसके चिन्हित किए करके उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा। और ऐसी कई तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर डीएम कार्यालय महिलाएं संगठन पहुँची थी और उनकी मांग ये है कि जो जॉब कार्ड बनवाया जाए और जो काफ़ी समय से महिलाएं इसमें मनरेगा में कार्य कर रहे हैं उन लोगों को समय से भुगतान किया जाए, जिसके चलते यहाँ पर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, इन मांगों को पूरा किया जाए जिससे उन्हें अपने परिवार चलाने को लेकर सहूलियत मिल सके। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे भी इस तरीके के धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध करते रहेंगे। ANB न्यूज़, आकाश पाठक, पीलीभीत। अतरौली थाना क्षेत्र के कटियार गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मारपीट हुई और ईंट पत्थर चले, जिनमें से दोनों पक्षों से 8 लोग घायल हो गए। इनमें 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पूरे मामले की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार बाहरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। यहां पर LIC एजेंट ने ये आरोप लगाए हैं कि उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है, गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई है और भी तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि तोड़फोड़ के आरोपों की जब जांच की गई है तो ये आरोप सही नहीं पाए गए हैं। फिलहाल सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला थाना अतरौली के कटियार गाँव का है, जहाँ पर एक बस से प्रमोद कुमार, जो की गाँव के प्रधान लीडर, अपने पंचायत भवन से अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दूसरे बस से सभी हुए अन्य लोग थे, तो रास्ता बनवाने की बात को लेके वहाँ पे पहले बात हुआ, फिर ये बात मारपीट में बदल गई, जिसमें प्रथम पक्ष के प्रमोद सहित 4 अन्य घायल हो गए थे। इसमें सभी का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। इसमें से प्रवीण एवं राम कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बाकी घायलों की स्थिति सामान्य है। एवं जहाँ तक दूसरे पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें प्रमोद आर के द्वारा उनके घर रहे वाहनों की तोड़फोड़ की है, जिसमें अभी तक की जांच में यह बात प्रकाश में आई है, जिसमें सदीप के उनके द्वारा जो है अपना मुकदमा लिखाने के लिए ये बात बनाई जा रही है। जिसमें प्रथम पक्ष के प्रमोद कुमार की तहरीर पर मुकदमा लिखित किया गया है
और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज। हल्द्वानी शहर के अंदर लंबे समय से रोड चौड़ीकरण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से हल्द्वानी के अधिकतर चौराहों में ये काम लगातार जारी है, जिसके तहत दिन और रात यहाँ पर काम किया जा रहा है रोड चौड़ीकरण को लेकर के, ताकि यहाँ का जो आवागमन है उसको दिक्कत ना हो। और खास तौर से यहाँ पर जो पर्यटक है, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का मुख्य द्वार है और यहीं से पहाड़ के लिए व्यक्ति जाता है, तो यहाँ पर जो पर्यटक है उनको दिक्कत ना हो, जाम में वो ना फंसे। और स्थानीय लोग जो लगातार बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के चलते दिक्कतें यहाँ पर देखते हैं, उनको भी दिक्कतें ना हो, उसको लेकर के यहाँ पर रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन उसके बीच जो रोड चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ लंबे समय से सालों पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों को भी यहाँ पर रिलोकेट करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था तो पेड़ों को काटने की बात आई और यहाँ पर कई स्थानीय व्यक्ति और समाज सेवी लोगों ने इसका विरोध किया और साफ तौर से यही कहा गया कि जो पेड़ वर्षों पुराने उन पेड़ों को ध्यान दिया जाए और उन पेड़ों को कहीं शिफ्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाए, जिसका ध्यान रखते हुए आम जनमानस के भावनाओं को ख्याल रखते हुए प्रशासन के द्वारा करीब हल्द्वानी के अंदर ऐसे 40 पेड़ जो रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत आ रहे हैं, उन 40 पेड़ों को यहाँ पर रिलोकेट करने की तैयारी प्रशासन कर चुका है, जिसकी जानकारी हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने दी। और एपी वाजपेयी का साफ तौर से कहना था कि आमजन की भावनाओं को देखते हुए हल्द्वानी के 40 पेड़ ऐसे हैं जिनको रिलोकेट किया जाएगा और उनको ऐसी जगह पे रिलोकेट करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है जहां पर उनको पूरा जो फलने और फूलने के लिए पूरा वातावरण मिल सके और पेड़ों की देखभाल हो सके। तो यहाँ पर बात की जाए तो रोड चौड़ीकरण के बाद जिस प्रकार का जो यहाँ पर जो माहौल बन रहा था लोगों के अंदर पेड़ों के कटान को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है। और रोड चौड़ीकरण के साथ साथ यहाँ पर उन पेड़ों को भी रिलोकेट किया जा रहा है जो यहाँ पर वर्षों पुराने हैं और जिन पेड़ों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी है, तो उनको उन भावनाओं को ध्यान रखते हुए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। और लगातार यहाँ पर रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के रूट डाइवर्जन भी समय समय पर किया जाता है, जिससे आम जनमानस को दिक्कत ना हो आवागमन करने के लिए और रोड चौड़ीकरण का कार्य भी हो पाए और लोगों को आने जाने में दिक्कत भी ना हो। और साथ ही पेड़ों को रिलोकेट करने की तैयारी प्रशासन यहाँ पर कर रहा है, जिसकी पूरी जानकारी हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने दी। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति और रोड सेफ्टी को देखते हुए हल्द्वानी के 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसी क्रम में पूर्व में इन वृक्षों का जो पातन है उसके लिए इनका छपान किया गया था। तो डीएम मैडम ने इनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया है कि उसमें जो चौड़ी पत्ती के प्रजाति के पेड़ हैं, खासकर जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, जिसमें पीपल, पाकड़ या इस तरह के हैं, उनको हम लोग पातन के बजाय उनका रिलोकेशन कर रहे हैं। तो रिलोकेशन करने के लिए उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस पूरी श्रेणी में हम लोगों ने प्लान किया है कि करीब शहर के आसपास के 40 के आसपास पेड़ जो हैं उनको हम इसको रिलोकेट करेंगे। देखिए, ये जो जनता की संवेदनाएं हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है, इसलिए भी ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इनको काटने से बचाने के लिए, ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और साथ में विकास भी हो, इन दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया और इन पेड़ों को हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। बलौदाबाजार जिले में 24 घंटा से बारिश होने के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छोटे बड़ी नाले उफान पर है। इस वक्त हम कसडोल नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 पर मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोग एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए काफी इनको मशक्कत करना पड़ रहा है और यह समस्या हर साल होती है। हर साल बरसात होने पर इस तरीके यहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है। एक घर है, वहाँ पर उस घर पर भी जो है पानी भरा हुआ है। उनका सब्जी जो है, वो लोग सब्जी की जो है बाजार में बिक्री करते हैं, वो भी उनका नुकसान हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं लोग कैसे पानी में जो है आ रहे हैं। काफी उनको दिक्कत करना पड़ रहा है। अपने घर से निकल कर लोग बाहर आ रहे हैं। ये घर यहाँ पर भी है, यह भी घर जो है
रात से पानी में डूबा हुआ है और यहाँ में जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं और इनको जीवन जीने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लोग हर साल अपनी समस्याओं लेकर जो है क्षेत्र की जनप्रतिनिधि और नगर पंचायत को अवगत कराते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल यही एक ही जगह नहीं है, कसडोल नगर के कई ऐसे वार्ड है जहां पर ऐसी स्थिति बनी होती है, घरों में पानी घुस जाता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन वार्ड के पार्षद से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर जो है सीएमओ भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते और इस तरह की समस्याएं कसडोल नगर में बाढ़ जैसी हालात यहाँ पर बनी होती है। एक बार और हम आपको दिखाने से कैसे देख सकते हैं स्कूली बच्चे को जो है उसके परिजन घर लेके जा रहे हैं और भारी समस्याएं होती, गाड़ी बंद हो गई है, कभी भी जो है बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि है वो जो है अपने घरों से निकलकर लोगों से नहीं मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोग काफी चिंतित हैं। ऐसे स्थिति में अगर कोई बड़ी दुर्घटनाएं होती है तो उसका जवाबदेही कौन रहेगा, ये सोचने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रोहन के साथ हेमंत बघेल, एनबी न्यूज, बलौदा। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ भाईंदर ईस्ट में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक गाले का कुछ हिस्सा गिरा है और जो बाकी का हिस्सा है ऐसा बताया जा रहा है कि उसके भी गिरने के चांस है, इसलिए इस इलाके में लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ये ठीक भाईंदर ईस्ट में जो साई बाबा हॉस्पिटल है उसके सामने की गली में ये गाले का हिस्सा गिरा है। एक बाइक नीचे खड़ी थी जो दब गई हिस्सा गिरने की वजह से, और जितनी मुझे यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे जानकारी मिली है कि किसी को इंजरी नहीं आई है, तो ये एक अच्छी बात है। तो भाईंदर ईस्ट में तेज़ बारिश के बीच एक गाले का हिस्सा गिरा है। अगर गाले का नाम मैं बताऊं तो किरण एंटरप्राइजेस सीजन स्टेशन करके है। ये घटना भाईंदर ईस्ट की है। मैं सैफ खान, ANB न्यूज़, मीरा भाईंदर। बात की जाए लखीमपुर खीरी की तो कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार अगर कोई खबर प्रकाशित करता है तो उसको बराबर धमकियां मिलती हैं। 24 घंटे के अंदर 2 पत्रकारों को धमकी मिलती है। एक पत्रकार को धमकी मिलती है गूगल ऑडियो के द्वारा धमकी मिलती है, गूगल के द्वारा कॉल की जाती है, उसके द्वारा धमकी दी जाती है। दूसरे पत्रकार की अगर बात की जाए तो उसको भी धमकी मिलती है, तो उसके रजिस्ट्री भेजी जाती है घर पे, जो कि रजिस्ट्री के अंदर लिखा होता है कि 90 दिन का तुमको टाइम दिया है। 90 दिन के बाद तुम्हारी 90 दिन से आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू होने के बाद तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और इसी को लेकर के बात की जाए तो पत्रकार, पूरे जिले के पत्रकारों में रोष है और पत्रकारों के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर के पुलिस अधीक्षक से मिले, पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन देते हुए बताया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। NB न्यूज के लिए मासूक अली, लखीमपुर। जनपद गोंडा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी कहीं न कहीं अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर गुस्सा देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं उन वार्डन की और कर्मचारियों की जिनका कहीं न कहीं प्रेरणा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस किया जाता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि न्यूनतम मानदेय पर जिस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार व कार्य लिया जा रहा है, ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के जिस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस कर विरोध कर जिसको सरकार ने रोका है, ऐसे में हमारा भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन अटेंडेंस जो है कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। वहीं साथ ही साथ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अब देखने वाली बात यह होती है कि उनके कहीं ना कहीं दिए गए ज्ञापन पर विचार किया जाता है, उनको न्याय मिलता है या नहीं। मैं NB नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए मोहम्मद फहद। मेरठ में तीर हत्याकांड की वारदात का फैसला कोर्ट को सुनाना था, लेकिन 31 जुलाई को अब वह फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि 16 साल पहले 3 होनहार छात्रों की हत्या कर दी गई थी। बहुत बुरी तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया था। इसका आरोप पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक और के भाई
और उसके साथियों पर लगा था। आपको बता दें कि 16 साल पहले जो 3 छात्रों की हत्या की गई थी, वह वारदात इस तरीके से थी कि उनको पहले घर पर बुलाया गया, फिर उनको शराब पिलाई गई और उनको घर के अंदर ही बुरी तरीके से गोली मारने के बाद गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए एक कार के अंदर ठूस दिया गया और हिंडन नदी पर ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, जिस वजह से आरोपी शव को कार के अंदर ही बागपत के बलेनी थाना क्षेत्र में कार को खड़ी कर फरार हो गए। सुबह को जब पुलिस को पता चला कि 3 डेड बॉडियाँ मिली हैं, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो पता चला कि पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई और उनके साथियों ने उन तीनों छात्रों को अपने घर पर बुलाया था और वहां पर शराब पिलाने के बाद बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी। हत्या का वजह सामने निकल कर आई थी कि एक शिवा सिरोही नाम की युवती थी, जिसकी वजह से इन तीनों छात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज उसी मामले की सुनवाई का अंतिम दिन था और फैसला आना था, लेकिन 31 जुलाई को अब इस मामले का फैसला आएगा और कोर्ट अब फैसला सुनाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन इस आरोपी इसमें दोषी करार दिया जाता है और कौन आरोपी इसमें बरी किया जाता है। एनबी न्यूज़ के लिए मेरठ से सलमान हैदर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में धड़ल्ले से चल रहे हैं फर्जी अस्पताल। बता दें कि कौशाम्बी जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के कई झोला छाप डॉक्टर इस टाइम अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं। अगर बात करें नेवादा ब्लॉक क्षेत्र के, तो कई ऐसे अस्पताल हैं जो बोर्ड लगा के फर्जी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अस्पताल हैं जिनको अस्पताल के नाम पे सिर्फ ग्लूकोज की बोतल टांग के पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी जब संजय कुमार सीएमओ को हुई तो इस पर तत्काल कार्रवाई कराने की बात कह रहे हैं। हालांकि संजय कुमार का कहना है कि अभी मैं 2-4 दिन पहले ही चार्ज लिया हूँ, नए सीएमओ कौशाम्बी के आए हुए हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं हुई, मगर उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ ऐसे डॉक्टरों और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कराएंगे और उनकी हॉस्पिटल को बंद भी कराएंगे। हालांकि उन्होंने 4 सदस्य टीम को इस पे लगा दिया गया है और काम भी किया जा रहा है कि ऐसे जो फर्जी अस्पताल चला रहे हैं उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाए। देखने वाली बात होगी कि ऐसे जो फर्जी अस्पताल खोल के बैठे हैं डॉक्टर, जो धड़ल्ले से पैसे कमा रहे हैं और मरीजों को बेवकूफ बना के पैसा वसूलते हैं, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, इसके मुहिम छेड़ दी है संजय कुमार ने। उन्होंने आश्वासन दिया है एनबी न्यूज टीम को कि इनके खिलाफ कठिन कार्रवाई कराएंगे और ऐसे अस्पतालों को बंद कराया जाएगा। ऐमान अहमद, एनबी न्यूज कौशाम्बी। डॉक्टर संजय कुमार आपके जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर 20 जुलाई को तैनात हुआ हूँ। मैंने इस बीच में कई सीएससी का निरीक्षण किया। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी मैं गया था। जहाँ तक आपने जो अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम या जो ये सोनोग्राफी सेंटर के बारे में बात में बताई है, इसके लिए एक अलग से हम टीम बना रहे हैं और पहले फेज में मेरा है कि सारे जो हमारे अस्पताल हैं सीएससी पीएससी हैं वो चुस्त दुरुस्त हो जाए। तो मैंने एक डिप्टी सीएमओ की टीम बनाई है कि वो रात्रि में भ्रमण करके आख्या देंगे। जो अनरजिस्टर्ड चिकित्सालय चल रहे हैं या फर्जी अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं, आप अवगत हैं कि पीसीपीएनडीटी के जनपद स्तरीय प्राधिकृत अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं और तहसील स्तर पर एसडीएम्स होते हैं। तो एसडीएम और एक डिप्टी सीएमओ या एडिशनल सीएमओ की टीम मैं 2-3 दिनों में बना रहा हूं, जो जनपद के जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं और प्लस जितने भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर हैं उन पर जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके हिसाब से नियम संगत एक कार्रवाई की जाएगी। कई बार खबर चलने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होगी। मैं तो पहले ही बता दिया हूँ। मैं अभी आया हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं कल परसों से ही दौड़ रहा हूँ जनपद के विभिन्न कोनों में और मैंने टीम भी बना दी है। ये आप कम से कम 1 सप्ताह का हमको समय दीजिए, मैं उसमें इन लोगों पर जो भी होगा नियम संगत कार्रवाई